दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई के द्वारा सीटेट का जो पेपर दिसंबर 2021 में ऑनलाइन कराया गया है। पहली बार ऑल ओवर इंडिया में पहली बार सीबीएसई के द्वारा सीटेट का पेपर ऑनलाइन कराया गया है। तो उस पेपर में जो सभी 150 प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी 150 प्रश्नों को एकदम सही उत्तर के साथ हम लोग इस वीडियो में लाइव सभी 150 प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके आने वाले जो भी सीटेट 2022-23 की परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि दोस्तों पहली बार सीटेट का पेपर ऑनलाइन हुआ है। अब तक आप लोगों ने ऑफलाइन का पेपर दिया है 2011 से लेकर के 2021 जनवरी तक जो है आप लोग लगभग 10 साल लगातार सीटेट का पेपर ऑफलाइन दिए हैं। लेकिन पहली बार सीटेट का पेपर दिसंबर 2021 वाला ऑनलाइन प्रारंभ किया गया है। तो ये ऑनलाइन पेपर है। ऑनलाइन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आने वाले जो भी पेपर होने वाले हैं सीटेट के वो ऑनलाइन ही होने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे पास जो पेपर है ये सीबीएसई सीटेट पेपर फर्स्ट। दोस्तों पेपर फर्स्ट है प्राथमिक स्तर का, प्राइमरी स्तर का। उसमें आप देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले दोस्तों आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा दोस्तों कैंडिडेट का नाम है। हमने गोपनीयता की वजह से कैंडिडेट का नाम को ब्लर कर दिया है। तीसरा दोस्तों यहाँ पे आपको रोल नंबर देखने को मिलेगा कैंडिडेट का। और चौथा दोस्तों देखिए टेस्ट डेट दोस्तों 27/12/2021 को ये परीक्षा हुई थी और सुबह 9:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक परीक्षा हुआ था। और इसमें दोस्तों भाषा एक में यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी है और लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत लिया गया है। तो दोस्तों पूरे 150 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में लाइव हल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। निवेदन करूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो का लाभ मिल पाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। तो पहला पार्ट होता है आपका सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट का सीटेट पेपर फर्स्ट में। पहला प्रश्न पूछा गया है 27 दिसंबर 2021 सीटेट ऑनलाइन पेपर फर्स्ट प्राथमिक स्तर में कि एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है डैश 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 कहलाती है। तो दोस्तों ये कहलाता है वाचन वैकल्य। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है तो इसको वाचन वैकल्प कहते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। दोस्तों बहुभाषी कक्षा का मतलब हुआ कि ऐसी कक्षा जिसमें अनेक भाषाओं को पढ़ाया जाता हो यानी कि अलग अलग भाषाओं को भी पढ़ाया जाता हो। तो दोस्तों बहुभाषी कक्षा के लिए सबसे उपयुक्त जो कथन होगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग करने में उन्हें आसानी हो। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला तीसरा प्रश्न है एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया करा करके एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है। दोस्तों यह जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है यह लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात एक अध्यापिका जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया करा करके एवं उनको सहारा देकर के अध्यापन करती है तो यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। दोस्तों सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण लिखना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं आपको, देखिए यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन जो है देखिए कैंडिडेट ने क्वेश्चन नंबर चौथे में तीसरा विकल्प को चूज किया था तो उनको 1 नंबर इसमें मिला भी हुआ है। और जो क्वेश्चन गलत हुआ है यानी कि कैंडिडेट ने जो ऑप्शन चूज किया है अगर वो सही नहीं है तो उनको यहाँ पे 0 नंबर मिलेगा। तो ये प्रश्न उनका सही है तो उनको 1 नंबर यहाँ पे मिला है।
चलिए अगला पांचवा प्रश्न दोस्तों यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश 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 आते हैं। बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत दोस्तों गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों आते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला छठवां प्रश्न है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है। दोस्तों आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए जो अधिगम सामग्री उपयुक्त होगी वह आपका बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें होंगी, त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट होगा, साथ ही साथ दोस्तों सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक्य में परिवर्तित करते हों ये होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 4। नेक्स्ट दोस्तों अगला सातवां प्रश्न है, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो। दोस्तों जब बच्चे गलतियां करते हैं तो शिक्षक को बच्चों की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला आठवां प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। दोस्तों एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर के प्रोत्साहित कर सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला नवां प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य डैश 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 को महत्व देते हैं। दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के जो उद्देश्य होते हैं वो आलोचनात्मक चिंतन को ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे आलोचनात्मक चिंतन राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 10वां प्रश्न कह रहा है कि एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी डैश 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 दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। तो दोस्तों बच्चा जो है श्रेणीबद्ध वर्गीकरण करने की दक्षता अभी हासिल नहीं कर पाया है पियाजे के अनुसार, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है श्रेणीबद्ध वर्गीकरण राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 11वां प्रश्न कह रहा है कि एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीक है। दोस्तों अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह जो तकनीक है यह आपका अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार साबित होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला 12वां प्रश्न पूछ रहा है कि समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है डैश 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 कहलाता है। तो दोस्तों समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चल करके हल किया जाता है तो वह पश्चगामी कार्यकारी युक्ति कही जाती है। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, पश्चगामी कार्यकारी युक्ति या मेथड या तरीका। अगला 13वां प्रश्न कह रहा है कि समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है। दोस्तों समकक्षी समूह के संदर्भ में सही है बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट 214वां प्रश्न है, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट सीटेट पेपर फर्स्ट प्राथमिक स्तर ऑनलाइन पेपर में निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है। सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला 15वां प्रश्न कह रहा है कि किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तित करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो दोस्तों यह कहलाती है अधिसंज्ञान। ऑप्शन नंबर तीसरा, अर्थात किसी विद्यार्थी को योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता अधिसंज्ञान कहलाती है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका अधिसंज्ञान राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला 16वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश 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 होनी चाहिए। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला 17वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है। दोस्तों अधिगम के लिए आकलन हेतु जो विधि सबसे उपयुक्त होगी वह होगा बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि के नियमित प्रलेखीकरण।
अर्थात अधिगम के लिए आकलन का सबसे उपयुक्त मेथड होगा बच्चों के संप्रत्य बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण करना। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगला 18वां प्रश्न कह रहा है कि कथन ए, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है, तर्क दे रहा है कि उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है, सही विकल्प का चुनाव करें। तो दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगला 19वां प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की जो पारंपरिक अवस्था है वह सामाजिक सरोकार और आत्मबोध की अंतर्गत आती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका सामाजिक सरोकार और आत्मबोध राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगला 20वां प्रश्न कह रहा है कि समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा जो है वह बच्चों के सृजनात्मक, स्वलीन, अधिगम विकार और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण इन चारों विकल्पों के लिए उपयुक्त स्तर मान रखती है, इसलिए आपका ऑप्शन में पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 चारों विकल्प सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, अगला 21वां प्रश्न पूछ रहा है कि समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है। तो दोस्तों समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अगर अटक जा रहा है तो यह अनुक्रिया समुच्चय कहलाता है। ऑप्शन नंबर चौथा आपका यहाँ पे अनुक्रिया समुच्चय राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगला 22वां प्रश्न है कि एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियमित कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है, किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है। तो दोस्तों यह संरचनावादी जो है उपागम का उपयोग हो रहा है इस क्लास में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला संरचनावादी कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला संरचनावादी। नेक्स्ट अगला दोस्तों 23वां प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है। प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है, पहला विकल्प से हो जाएगा 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है। यह जो तरीका है यह आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 24वां प्रश्न कह रहा है कि समायोजन घटित होता है जब। समायोजन घटित होता है जब बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला 25वां प्रश्न कह रहा है कि बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है, वह मौलिक एवं अभिसारी समाधानों को खोज कर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करते हैं। तो यह जो गुण है ये सृजनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी की ओर संकेत करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सृजनात्मकता करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला 26वां प्रश्न पूछ रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है। तो दोस्तों यह है आपका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला 27वां प्रश्न पूछ रहा है कि डैश 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 शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि डैश 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 शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। तो दोस्तों लिंग शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि जेंडर शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुष और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा लिंग और जेंडर यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 28वां प्रश्न पूछ रहा है कि कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है। तो दोस्तों जो प्रभावशाली योजना नहीं होगा वह होगा बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना। दोस्तों बच्चों को नकल मारने के लिए कहना कभी भी जो हो प्रभावशाली योजना नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 29वां प्रश्न पूछ रहा है कि बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है। बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से मतलब होता है किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला 30वां प्रश्न पूछ रहा है, आखिरी प्रश्न होगा आपका सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट में कि निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है। तो मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में जो कथन सही होगा मूल्यांकन के संदर्भ में वह होगा
वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों संरचनाओं पर आधारित होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपका मैथमेटिक्स गणित का प्रश्न चालू होगा सीटेट पेपर फर्स्ट प्राथमिक स्तर में कि त्रिआयामी आकृतियों के संकल्पनात्मक विकास को दर्शाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों का क्रम दिया गया है। ये आकृतियां एक यादृच्छिक क्रम में हैं। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा 2 1 3 4, अर्थात सबसे पहले आपका खेलने वाली चिकनी मिट्टी से त्रिआयामी आकृति की रचना करना, उसके बाद दो आकृतियों की तुलना करना और पहचानना कि उनमें क्या समानताएं और क्या असमानताएं हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरा आएगा जाल के प्रयोग से आकृतियां बनाना और लास्ट में आएगा चौथा ज्यामितीय उपकरणों जैसे कि प्रकार रेखनी के प्रयोग से आकृतियों की रचना करना। तो ये जो आपका स्टेप बाय स्टेप है ये आपका चौथा हो जाएगा। पहले दूसरा आएगा, फिर पहला आएगा, फिर तीसरा और लास्ट में चौथा आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा विकल्प यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा प्रश्न है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करिए। दोस्तों 4 अंकों की सबसे छोटी और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर हो जाएगा 901। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा हल करने पर। अगला तीसरा प्रश्न है कि 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर भुजा के जो भुजा वर्गों की आवश्यकता होगी और 12 होगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं इसमें मैथमेटिक्स के सवालों को हल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर हल किया जाएगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी हम लोग इसका जो है विस्तृत हल करके जो है अगले वीडियो में बना करके आप लोग को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग फटाफट जो है 150 प्रश्नों को देख रहे हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि जीन पियाजे द्वारा दिए गए ज्ञान के क्षेत्रों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो जीन पियाजे द्वारा दिए गए ज्ञान के क्षेत्रों में जो है वह आपका संख्याएं तर्कसंगत गणितीय ज्ञान में आती हैं क्योंकि संख्याएं वे संबंध हैं जिनकी रचना बच्चा मन में करता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। ये पेडागोजी वाला प्रश्न था, मैथ पेडागोजी का। अगला पांचवा प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द आधा घुमाने पर भी वही पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों सिम्स जो है यह आधा घुमाने पर भी वही पढ़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा आप यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला छठवां प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पैटर्न प्रतिमान एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है क्योंकि। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर पैटर्न या प्रतिमान एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा इसलिए होता है क्योंकि पैटर्न अधिगमकर्ताओं में बीजगणित की आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सातवां प्रश्न पूछ रहा है कि छात्रों द्वारा दैनंदिनी जनरल लिखना गणित मूल्यांकन के एक उपकरण की तरह है जो केंद्रित है। तो दोस्तों ये केंद्रित होता है छात्रों को प्रोत्साहित करने पर कि वे गणित के शिक्षण और अधिगम से संबंधित समस्याओं को प्रतिबिंबित करें। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला आठवां प्रश्न है कि 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु उसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। मनीषा की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग कई बार लगाए होंगे इस तरीके का प्रश्न। 10 वर्ष दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा हल करने पर। नेक्स्ट अगला 9वां प्रश्न है कि गणित के शिक्षण और अधिगम में प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों प्रौद्योगिकी के बारे में जो कथन सही है वो है आपका पहला विकल्प प्रौद्योगिकी गणित नहीं है, यह केवल गणित को करने की एक विधि है। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 10वां प्रश्न है कि 1 मीटर का 3/4 बराबर है। दोस्तों 1 मीटर का 3/4 जो है वो 75 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा में 75 सेंटीमीटर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 11वां प्रश्न है कि 97 में कितनी इकाइयां हैं। 97 में दोस्तों आपका 97 जो है वो इकाई है। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला 12वां प्रश्न है कि एक सब्जी की दुकान में दी गई मूल्य सूची इस प्रकार है। सब्जी की दुकान में जो मूल्य का सूची दिया गया है जैसे आंवला 120 रुपया, बैगन 60 रुपया, भिंडी 45 रुपया, आलू 38 रुपया, टमाटर 42 रुपया, प्याज 22 रुपया। तो दोस्तों इसमें रामू ने 250 ग्राम आंवला, 3/4 किलोग्राम बैगन, 1 किलोग्राम भिंडी, 2.5 किलोग्राम आलू, 2.5 किलो टमाटर और 1.5 किलोग्राम प्याज, मतलब ये सारी चीज़ें खरीदा उसने। दुकानदार को 400 रुपया दिया और कितना रुपया उसको वापस मिले। दोस्तों हल करेंगे आपको ऑप्शन नंबर आपका चौथा पे 89 जो है आपको राइट आंसर निकल करके सामने आ जाएगा।
क्वेश्चन दोस्तों मैथ में बहुत इजी प्रश्न आते हैं, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तुरंत आपको आंसर मिलता जाएगा। अगला 13वां प्रश्न है कि 2 माइनस 2 धन 2 माइनस 2 धन 2 माइनस 2 डैश 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 n का मान क्या होगा। दोस्तों n का मान 0 होगा जब n एक सम संख्या होगी। ऑप्शन नंबर चौथा आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला 14वां प्रश्न है कि शिक्षक बच्चों को बताता है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत की ऊंचाई 828 मीटर है। जगत उत्तर देता है कि यदि हम एक के ऊपर एक अपनी कक्षा को लगाएं तो पूरी 120 कक्षाएं उस इमारत को ढक देगी। जगत की कक्षा की ऊंचाई कितनी है। 6.9 मीटर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हल करने पर। नेक्स्ट अगला आपका 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में संख्या के बोध 10 तक का विकास करने के लिए अंतिम चरण है। तो दोस्तों संख्याओं को पढ़ने और लिखने का अधिगम जो है ये आपका अंतिम चरण होगा। ऑप्शन नंबर चौथा आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 16वां प्रश्न है कि एक शिक्षक ने बच्चों को निम्न अधिविन्यास दिया। तुम्हारा मित्र कक्षा में अनुपस्थित था और उसका क्षेत्रों और परिमापों का पाठ छूट गया। उसे एक पत्र यह व्याख्या करते हुए लिखो कि दोनों में क्या अंतर है। आप चित्रों का भी उपयोग कर सकते हैं। गणित में इस प्रकार का कार्य देने का प्रयोजन क्या है। तो दोस्तों यह है आपका पहला कि पढ़ाई गई अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ को जानना, और दूसरा कि छात्रों के गणितीय संचालन में वृद्धि करना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है 1 और 4 जो है ये आपका राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 17वां प्रश्न है कि रीता ने 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी कूद लगाई। तनु दूसरे स्थान पर है, उसकी कूद रीता से 20 सेंटीमीटर कम है। रिहाना तीसरे स्थान पर है और उसकी कूद तनु की कूद से केवल 5 सेंटीमीटर कम है। रिहाना कितने सेंटीमीटर से पहले स्थान से चूक गई। तो दोस्तों ये चूक गई 25 सेंटीमीटर के स्थान से। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा हल करने पर। अगला 18वां प्रश्न कह रहा है कि अनीस मेले में बेचने के लिए एक पूरी बाल्टी नींबू पानी बनाता है। उसके पास एक बाल्टी, एक छोटा गिलास और एक बड़ा गिलास है, जिनमें क्रमशः 20 लीटर, 250 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर नींबू पानी आ सकता है। यदि अनीस ने मेले में 45 छोटे गिलास और 21 बड़े गिलास नींबू पानी बेचे तो बाल्टी में कितना नींबू पानी बचा होगा। तो दोस्तों 350 ml पानी बचेगा। हल करने पर आपको राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला 19वां प्रश्न है कि एक प्रारंभिक विद्यालय के गणित के अध्यापक ने निर्णय किया कि वह ज्यामितीय आकृतियों पर एक इकाई योजना बनाएगा। उसने निम्न प्रत्याशित अधिगम परिणाम लिखे। तो दोस्तों पहला ए कहा कि विविध आकृतियों को पहचानना, बी विविध आकृतियों के बीच के अंतर बताना, और सी आकृतियों की भुजाओं, कोणों और शीर्षों को पहचानना। अब निम्न में से वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के कौन से स्तर पर वह छात्रों का आकलन करेगा। तो विश्लेषण स्तर पर आकलन करेगा वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के हिसाब से, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा विश्लेषण स्तर यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला 20वां प्रश्न पूछ रहा है कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न भुजाओं के माप वाले वर्गों के कटआउट देती है। वह उनको ग्राफ पेपर पर वर्गों के रेखांकित करने और रेखांकित वर्ग खानों को गिनने के लिए भी कहती है। साथ ही छात्रों को उनके द्वारा रेखांकित किए गए खानों की संख्याओं और भुजा की लंबाइयों के बीच के संबंध को स्थापित करने के लिए कहती है। निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि का उपयोग जो है अध्यापिका ने किया है। तो अध्यापिका ने जो है वो आगमनात्मक विधि का प्रयोग किया है इस मेथड में। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका यहाँ पे आगमनात्मक विधि राइट आंसर हो जाएगा। अगला 21वां प्रश्न कह रहा है कि एक स्कूल के सभागार में 2/7 लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है तो विद्यालय के सभागार में कुल कितने लड़के हैं। तो हल करने पर दोस्तों आपको 185 जो है वो कुल लड़के मिल जाएंगे। आंसर आपका ऑप्शन में तीसरा 185 राइट आंसर हो जाएगा। अगला 22 नंबर पर अगला प्रश्न है गणित में कि व्यवकलन की एक समस्या 400 से 45 के सामने रखने पर एक विद्यार्थी ने कहा यदि वह 40 होता तो उत्तर 60 होगा, परंतु यह 45 है, इसलिए यह 55, 155, 255, 355 होगा, इसलिए 400 माइनस 55 355 होगा। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। तो दोस्तों यह एक औपचारिक कलन विधि है और विद्यार्थी की गणितीय सोच प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा आपका यहाँ पे राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 23वां प्रश्न कर रहा है कि गणितीय खेल और पहेलियां सहायता करती हैं। पहला है गणित रोजमर्रा के विवेचन के बीच संबंध स्थापित करने में। तो दोस्तों गणितीय खेल और पहेलियां जो है ये आपका गणित और रोजमर्रा के विवेचन के बीच संबंध स्थापित करने में सहायता करती हैं। साथ ही साथ बच्चों को गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास में सक्षम करते हैं। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पहला 1 और 2 जो है ये आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 24वां प्रश्न है गणित के शिक्षक ने छात्रों को सामने निम्नलिखित प्रश्न रखा।
सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या बनाने के लिए कोई भी 4 अलग अलग अंकों का उपयोग करो, परंतु शर्त यह है कि अंक 6 सदैव इकाई के स्थान पर होना चाहिए। उपरोक्त संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा। प्रश्न का एक अनन्य उत्तर है जिस पर पहुंचने के लिए तर्क संगत चिंतन की आवश्यकता होगी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला 25वां प्रश्न कह रहा है कि निहाल को गणित की एक परीक्षा में 78 परसेंटाइल अंक मिले, यह निम्न में से किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है? तो दोस्तों यह जो है आपका मानक संदर्भित परीक्षण का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला 26वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का विचार है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है जहां, तो दोस्तों वो उस स्थिति में होता है जहां छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों के भाग जैसा देखते हैं तथा वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के हिसाब से। नेक्स्ट अगला 27वां प्रश्न है कि एक प्राथमिक कक्षा गणित के अध्यापक ने योग पर आधारित निम्न 2 शाब्दिक प्रश्न श्यामपट्ट पर लिखे। पहला, एक थैले में 11 गेंदें हैं और दूसरे में 14 गेंदें हैं, कुल मिलाकर कितनी गेंदें होंगी? दूसरा, एक खिलौना कार का मूल्य 245 रुपया है, यदि मूल्य में 50 रुपये की वृद्धि हो जाए तो खिलौना कार का नया मूल्य क्या होगा? अब निम्न कथनों में से कौन सा कथन उपरोक्त 2 शाब्दिक प्रश्नों के पूछे जाने के उद्देश्य को प्रदर्शित करेगा? तो यह करेगा आपका छात्र गणितीय योग की संरचना को समझने में और योग की अवधारणा का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में पहचानने में सक्षम होना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 28वां प्रश्न है कि फर्श पर 1 से 200 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। 3 दोस्त चेंग, स्नेहा और सलीम संख्याओं पर कूदना शुरू करते हैं। चेंग 83 पर है और प्रत्येक 7वीं संख्या पर कूदता है। स्नेहा 94 पर है और प्रत्येक 5वीं संख्या पर कूदती है। सलीम 106 पर है और प्रत्येक 4थी संख्या पर कूदता है। वे सभी जिस सामान्य संख्या पर कूदेंगे वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या 114 होगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है कि रिंकू रोज स्कूल पहुंचने के लिए साइकिल का प्रयोग करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल पहुंचने में 13 मिनट लगाता है तो उसके घर और स्कूल के बीच का अंतर यानी कि दूरी कितना होगा? तो दोस्तों 1300 मीटर की दूरी होगी। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला 30वां प्रश्न है, गणित का आखिरी प्रश्न होगा। एक विभाजन के प्रश्न में भाजफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 6 है तो संख्या क्या होगा? संख्या 30 हो जाएगा दोस्तों। हल करने पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 30। अब दोस्तों यहाँ से आपका इन्वायरमेंटल स्टडी का भाग शुरू होगा। इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन का पहला प्रश्न है आपका, इसमें शिक्षिका द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने एवं उसके उपरांत द्वारा इकाई परीक्षण यह दर्शाता है कि, तो दोस्तों यह दर्शाता है कि शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करती हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि पहला बहुत मजबूत और चटक रंग का है, दूसरा अधिक छिद्रयुक्त नहीं है, तीसरा जलने पर गंध उत्पन्न करता है, चौथा सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग है, पांचवा उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता है। इस कपड़े की पहचान करें। दोस्तों ये कपड़ा जो है ये पॉलिएस्टर का कपड़ा होगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है पॉलिएस्टर, राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न है ईबीएस में इन्वायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन में सीटेट पेपर 1 दिसंबर 2021 ऑनलाइन पेपर में कि रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपयुक्त वाक्यांश इंगित करता है। तो दोस्तों रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना जो है ये सीखने के उद्देश्य के उप वाक्यांश को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पे राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सीखने का उद्देश्य। अगला चौथा प्रश्न है कक्षा 3 से कक्षा 5 तक ईबीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किसके अनुशंसा पर एकीकृत करता है? तो यह करता है एनसीएफ 2005 के अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा एनसीएफ 2005 यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला पांचवा प्रश्न है कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य है। दोस्तों कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों को संचालन करने का जो उद्देश्य होता है वह पहला होता है छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन के अवसर प्रदान करना, छात्रों में क्रियात्मक कौशलों का विकास करना, साथ ही साथ छात्रों में सौंदर्य बोधि संवेदन विकसित करना। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे ए, बी और सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला छठवां प्रश्न है
छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि ए, प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करते हैं, बी, प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करते हैं, सी, प्रश्न छात्रों की सीखने के प्रति जिज्ञासा का सूचक है, और डी, प्रश्न छात्रों की क्रियात्मक कौशलों का मूल्यांकन करते हैं। तो दोस्तों, छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक इसलिए होता है क्योंकि प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करते हैं, प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करते हैं, प्रश्न छात्रों को सीखने के प्रति जिज्ञासा का सूचक भी होते हैं। तो ए, बी, सी आपका जो है चौथा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला 7वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों का सूचक हो सकता है। तो ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों का जो सूचक हो सकता है वो है आपका साझा करना तथा मिलकर कार्य करना। ऑप्शन में आपका तीसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस ईवीएस वाले में जो है मैक्सिमम जो प्रश्न है वो केवल पेडागोजी से पूछे गए हैं। इस बार मतलब सीटेट का जो ऑनलाइन पेपर हुआ है 27 दिसंबर को, उस पेपर में मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आपके जो है वो पेडागोजी यानी कि शिक्षण विधि से पूछे गए हैं दोस्तों। तो ये पेडागोजी वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप लोग ध्यान से याद करिएगा, और क्योंकि पेडागोजी ज़्यादा पूछा जा रहा है। चलिए, 8वां प्रश्न है कि पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। तो दोस्तों, वो नीति होगा कहानियाँ एवं विवरण, हास्य चित्र पट्टियाँ और कविताएं। तो आपका ऑप्शन में तीसरा ACD जो है ये आपका पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संबोधित करने के लिए नीति होगी। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगला आपका 9वां प्रश्न है कि ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित होता है क्योंकि। दोस्तों, ईवीएस का पाठ्यक्रम जो है यह आपका थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दूसरा जो है वो आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगला 10वां प्रश्न है, एक ईवीएस के अध्यापिका के लिए अपनी ईवीएस कक्षा में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। तो दोस्तों, सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण होगा भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 11वां प्रश्न है, ईवीएस में निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी। तो दोस्तों, ये करेगा आपका स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगला आपका 12वां प्रश्न है कि ईवीएस की प्रकृति है। ईवीएस की प्रकृति एकीकृत होती है। ऑप्शन नंबर पहला आपका एकीकृत यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला 13वां प्रश्न है कि राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। तो विटामिन ए की आवश्यकता है क्योंकि उसको जो है श्यामपट्ट पे सही से देख नहीं पा रही है, तो विटामिन ए से जो है आंखों की रोशनी बढ़ती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे विटामिन ए जो है करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला 14वां प्रश्न है, कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, दाची गाम जो है गुजरात में, ये आपका हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पहला दाची गाम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 15वां प्रश्न है कि निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है। तो चोंच में छानने की प्रणाली जो होती है फ्लेमिंगो हंसावर में होती है। ऑप्शन होगा तीसरा यहाँ पे फ्लेमिंगो हंसावर राइट आंसर हो जाएगा। अगला 16वां प्रश्न है कि निम्न में से किन विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी। तो ईवीएस की कक्षा में पेट्रोल के दर का बात होगा, पशुओं के संरक्षण की बात होगी और जल आपदा के ऊपर बात होगा। तो ये आपका ABC के ऊपर बात होगा ईवीएस में। ऑप्शन आपका यहाँ पे पहला जो है ABC राइट आंसर हो जाएगा। अगला 17वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। तो ईवीएस कक्षाओं के लिए आपका स्वयं करके सीखना उपयुक्त है और साथ ही साथ रट कर सीखना। दोस्तों देखिए, रट कर सीखना ये भी आपको मतलब सीखना चाहिए। तो ऑप्शन आपके यहाँ पे केवल ए तथा डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है, ऐसे संबंध को क्या कहते हैं। ऐसे संबंध को दोस्तों परजीविता कहते हैं, क्योंकि एक को तो फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को नुकसान हो रहा है। तो क्या है, एक जो है वो दूसरे को नुकसान पहुंचा करके उसके ऊपर निर्भर है। तो ये क्या है, परजीविता है। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे चौथा परजीविता राइट आंसर हो जाएगा।
19वां प्रश्न है कि ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। विश्लेषण है एक, विश्लेषण क्या है? विश्लेषण जो है एक प्रक्रिया कौशल भी है और साथ ही साथ संज्ञानात्मक प्रक्रिया भी है। तो ऑप्शन नंबर के यहाँ पे दूसरा केवल ए और बी जो है ये आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला 20वां प्रश्न कह रहा है कि पाठ्यपुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है? तो दोस्तों ये अच्छा साधन जो होगा वो आपका समाचार पत्र होगा और उसके बाद समुदाय के सदस्य होंगे, क्योंकि ये लोग आसपास होते हैं। तो केवल ए तथा बी जो है ये आपका ईवीएस के शिक्षा के लिए अच्छे साधन हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला दोस्तों 21वां प्रश्न है कि संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ, इसका चुनाव करिए। तो दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये आपका है, इसका शुभारंभ हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत के संरक्षण के लिए। अगला 22वां प्रश्न है कि ईवीएस के पाठ्यक्रम हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं डैश 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 है। तो दोस्तों ये एक थीम के ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा थीम जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 23वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। तो कीटभक्षी पौधा यानी कि जो कीटों को नहीं खाता है वो कौन सा है? एजीरेटम। एजीरेटम जो एक पौधा है, पेड़ है, मतलब पौधा है जो कि कीटों को नहीं खाता है। नेक्स्ट अगला 24वां प्रश्न पूछ रहा है कि उस जोड़े की पहचान करिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण होते हैं। तो सूड़ी एवं इल्ली, सूड़ी एवं इल्ली जो है ये कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है, एग्जाम्पल हैं। अगला 25वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है। तो बांस का प्रयोग जो होता है वो डिब्बे और मकान बनाने में होता है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा बांस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस सल्फर डाइऑक्साइड जो है दोस्तों ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। नेक्स्ट अगला 27वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किन किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं। तो कश्मीर और केरल में जो है हम नावों का उपयोग एक यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं। अगला 28वां प्रश्न है कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर जो है वो भारत में कर्क रेखा गुजरती है। अगला 29वां प्रश्न है कि वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया गया है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। तो उस चिड़िया का नाम क्या है? गौरैया है। ऑप्शन नंबर का दूसरा पे गौरैया राइट आंसर हो जाएगा। अगला 30वां प्रश्न है दोस्तों, ईवीएस में आखिरी प्रश्न होगा। एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता और इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय कर लेता है। क्यों? क्योंकि शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री। ऑप्शन नंबर का दूसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपका लैंग्वेज फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है। लैंग्वेज फर्स्ट में दोस्तों हम लोग देखेंगे हिंदी को सबसे पहले। तो हम लोग पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसको से गद्यांश में से आंसर हम लोग फटाफट देते चले जाएंगे। गद्यांश यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है कि हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है इसका पता हमें लगाना चाहिए और वहीं से उसे ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। स्रोत वही हो सकता है जहाँ से हमारा जीवन प्रारंभ होता है और वह है हमारा घर। हमारे घर की इस समय बड़ी दुर्व्यवस्था है। अवश्य ही आप लोगों को अपने घर से असंतोष होगा। असंतोष इसी कारण हो सकता है कि अपने घर में कुछ दोष आप पाते हैं परंतु दोष की कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर भी तो है। ऐसी स्थिति में आपका कर्तव्य है कि आप इन दोषों को दूर करने का प्रयत्न करें। सबके भावों का आदर करते हुए आपको ऐसा प्रयास करना होगा कि आपके कारण किसी दूसरे को कष्ट ना हो। इससे घर की शांति और सौहार्द में वृद्धि होगी। आजकल की सबसे विचित्र बात यह है कि कोई अपने आप को दोषी नहीं मानता, सब दूसरे को दोष देते हैं। आज के संसार में आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आगे का भारत वैसा ही होगा जैसा आप लोग अपने जीवन से उसे बनाएंगे। यदि आप अपना काम ठीक तरह से करते हैं तो आप सब देशभक्त हैं और यदि अपने काम के प्रति उदासीन हैं तो आप वास्तव में देशद्रोही हैं। तो दोस्तों अब इस गद्यांश के ऊपर आपका जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दुर्व्यवस्था शब्द की संरचना। दुर्व्यवस्था शब्द की संरचना दोस्तों होगा आपका दुर्धन व्यवस्था बराबर दुर्व्यवस्था। ऑप्शन आपका दूसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको आंसर जो है फटाफट मिलता जाएगा। अगला दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि गद्यांश के अनुसार सबसे विचित्र बात है। गद्यांश के अनुसार सबसे विचित्र जो बात है वो है आपका स्वयं के दोष न देखना। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे स्वयं के दोष को न देखना राइट और करेक्ट ऑप्शन
हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका गद्यांश के ऊपर तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि सौंदर्य शब्द का अर्थ है। सौंदर्य शब्द का मतलब क्या है? मित्रता। ऑप्शन नंबर दूसरा पे मित्रता जो है वो आपका राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला आपका चौथा प्रश्न है गद्यांश के ऊपर कि हमारा कर्तव्य क्या है। हमारा कर्तव्य है दोषों को दूर करने का प्रयत्न करना। ऑप्शन नंबर का दूसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला अब जो प्रश्न है पांचवा प्रश्न आपका गद्यांश के ऊपर कि देशभक्त शब्द का समास विग्रह। देशभक्त शब्द का समास विग्रह क्या होगा? देश का भक्त होना। ऑप्शन नंबर का दूसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका अगला जो प्रश्न है छठवां प्रश्न आपका इस गद्यांश के ऊपर कि हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है। हमारी खराबी का स्रोत है दोस्तों हमारे अपने घर में। ऑप्शन नंबर चौथा आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट गद्यांश के ऊपर आपका अगला सातवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि गद्यांश में स्रोत शब्द से क्या मतलब है। गद्यांश में स्रोत जो शब्द दिया गया है उसका मतलब है कारण। ऑप्शन नंबर का पहला यहाँ पे कारण राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों निवेदन कर रहा हूं अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। अगला आठवां प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार देशद्रोही कौन है। तो गद्यांश के अनुसार जो देशद्रोही है वो है आपका जो अपने काम के प्रति उदासीन है वही क्या है? देशद्रोही है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला गद्यांश के ऊपर दोस्तों प्रश्न है आपका नवां प्रश्न है कि दोषों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। दोषों को दूर करने के लिए दोस्तों आपका यह प्रयास है कि आपके कारण दूसरे को कष्ट न हो। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पे जो है करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि गद्यांश में दोस्तों हम लोगों ने पूरा गद्यांश पढ़ा है। अब दोस्तों यहाँ से आपका जो है कविता स्टार्ट हो रहा है और इस कविता के ऊपर आपको प्रश्न का जवाब देना है। तो कविता क्या कह रहा है? कविता कह रहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, किस ओर चले, यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को कुछ अपना दिए चले। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों ये कविता है। और इस कविता के ऊपर आपका जो है 10वां प्रश्न पूछ रहा है हिंदी में कि चलना है बस इसलिए चले पंक्ति में कवि का मतलब क्या है। कवि कह रहा है कि चलना ही हमारे चलने का लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर चौथा आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों। नेक्स्ट अगला दोस्तों अब पूछ रहा है इस कविता के ऊपर, कविता बहुत शानदार था। कविता के ऊपर दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि इस कविता में किस स्वभाव वाले व्यक्तियों की बात कवि ने की है। तो कवि ने बात किया है आपका मनमौजी स्वभाव वाले व्यक्तियों का। ऑप्शन आपका तीसरा पे मनमौजी स्वभाव वाले व्यक्ति राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों अगला आपका जो प्रश्न है 12वां प्रश्न इस कविता के ऊपर, कविता में आए वहां चले शब्द का मतलब क्या है। तो वहां चले शब्द का मतलब है वीरगति को प्राप्त होना। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा पे वीरगति राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इस कविता में आपका 13वां प्रश्न है कि कविता में प्रयुक्त आलम शब्द का मतलब क्या है। आलम शब्द का मतलब है हालत। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पे हालत करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। कविता में दोस्तों अगला 14वां प्रश्न है कि उल्लास शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उल्लास में दोस्तों आपका उत है, उत धन लास बराबर उल्लास। ऑप्शन नंबर का पहला यहाँ पे उल्लास उत राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला आपका 15वां प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि हमारे लिए सुख दुख समान है, यह भाव कविता के किस पंक्ति से व्यक्त होता है। यह होता है आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले अभी। यह जो पंक्ति है यह आपका सुख दुख समान के बारे में दर्शा रही है। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला 16वां प्रश्न कह रहा है कि किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी का अपने शब्दों में पुनर्कथन डैश डैश के मूल्यांकन में सहायक होता है। तो यह बोधगम्यता या समझ के ऊपर जो है मूल्यांकन में सहायक होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अब जो है आपका हिंदी का पेडागोजी वाला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पेडागोजी मैक्सिमम जो है इस बार सीटेट के पेपर में ऑनलाइन में पेडागोजी ही पूछा गया है। अगला 17वां प्रश्न कह रहा है कि वे मनोवैज्ञानिक कारक जो बच्चे की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं निम्नलिखित में से क्या है। तो दोस्तों वो है आपका केवल क ग एवं घ, अर्थात बच्चे की भाषा में रुचि, बच्चे के आसपास का परिवेश और पुरस्कार और दंड। ये जो 3 कारण हैं ये बच्चे के मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो बच्चे की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो है आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला आपका 18वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का स्थान है राजभाषा यानी कि ऑफिशियल भाषा के रूप में। ऑप्शन नंबर का पहला यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला 19वां प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है। अंग्रेजी भाषा का स्थान सह राज्य भाषा के रूप में है। ऑप्शन नंबर चौथा आपका सह राज्य भाषा राइट आंसर हो जाएगा। अगला 20वां प्रश्न कर रहा है कि इनमें से कौन सा पढ़ने का उपकौशल नहीं है। पढ़ने का उपकौशल आपका जो नहीं है वो है आपका बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला 21वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानदंड निर्धारित परीक्षाओं के संदर्भ में सही नहीं है। तो दोस्तों ये प्रशिक्षार्थी के किसी दूसरी भाषा या विदेशी भाषा सीखने की अभिरुचि का भी मापन करते हैं। यह जो कथन है यह आपका मानदंड जो है निर्धारित परीक्षाओं के संदर्भ में सही नहीं होगा। अगला 22वां प्रश्न कह रहा है कि एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग जोर से पढ़कर सुनाता है या सुनाती है और विद्यार्थियों से समूह में उसे अपनी ओर से पूरा करने के लिए कहती है या कहता है, यह किस प्रकार की गतिविधि है। तो दोस्तों यह एक अनुभव आधारित प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर पहला आपका अनुभव आधारित प्रक्रिया राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 23वां प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक श्यामपट्ट पर एक अनुच्छेद लिखता है या लिखती है और बीच में कुछ जगह खाली छोड़ देता या देती है, बाद में कुछ शब्द अलग से लिखता या लिखती है और विद्यार्थियों से कहता है कि दिए गए शब्दों की सहायता से एक कहानी को पूरा करें जो इस अनुच्छेद में उचित स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकते हैं। इस प्रकार की लघु परीक्षा जानी जाती है। तो इस प्रकार की लघु परीक्षा को हम क्लोज परीक्षण कहते हैं, क्लोज टेस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहाँ पे क्लोज परीक्षण राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 24वां प्रश्न पूछ रहा है कि शिक्षक संकेतक की सहायता से 3 लाल रंग के पेन और 2 नीले रंग की पेंसिलों की ओर ध्यान आकर्षित कराता या करती है। एक पेंसिल की ओर संकेत करते या कहता है कि यह पेंसिल नीली है, फिर 2 पेनों की तरफ संकेत करके कहता है कि यह पेन लाल है, फिर एक अपने हाथ में लेता है और पेंसिल अपनी जेब में डालते हुए कहता है कि मेरे हाथ में एक पेन है और जब मैं पेंसिल अपनी जेब में रखता हूँ, ये पूरी प्रक्रिया शिक्षक के किस उपागम का अनुपालन करती है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है, पूरा जो कहानी है, ये परिस्थिति आधारित उपागम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर का पहला परिस्थिति उपागम आधारित आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 25वां प्रश्न करें कि श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता है। श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता है मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला 26वां प्रश्न पूछ रहा है कि विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं। विद्यार्थी प्रथम भाषा प्राकृतिक वातावरण में सीखते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा आपका प्राकृतिक वातावरण यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला 27वां प्रश्न है कि अर्थबोध की योग्यता तथा अर्थग्राह्यता में सम्मिलित है। अर्थबोध की योग्यता अथवा अर्थग्राह्यता में जो सम्मिलित होता है वो आपका श्रवण और पठन दोनों सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर का पहला पर श्रवण और पठन, सुनना और पढ़ना दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 28वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम शिक्षण में प्रमाणिक सामग्री नहीं है। तो दोस्तों ये प्रमाणिक जो सामग्री नहीं है वो है आपका पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 29वां प्रश्न पूछ रहा है कि विदेशी भाषा के शिक्षण में अनुक्रमणता का सिद्धांत क्या सम्मिलित नहीं करता है। तो विदेशी भाषा के शिक्षण में अनुक्रमणता का जो सिद्धांत है वह आपका ध्वनि संबंधी अनुक्रम को सम्मिलित नहीं करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा ध्वनि संबंधी अनुक्रम राइट आंसर हो जाएगा। अगला 30वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न आपका हिंदी भाषा में, ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है। तो ध्वनि विज्ञान का जो अवयव नहीं है वो है आपका विहंग दृष्टि या स्कीम। ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से लैंग्वेज सेकंड में दोस्तों हम लोग देखेंगे संस्कृत भाषा को। संस्कृत भाषा के दोस्तों हम लोग पहले इस गद्यांश को देखिए, आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। गद्यांश कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पठित्वा अष्ट प्रसानाम, मतलब इस प्रश्न को पढ़ करके आपको समझना है। समागत वसंत स्वागतम ते ऋतुराज तवागमने भवति पुष्पाणा विकास सौरभानाम च प्रसारः अतः तव आगमनम सर्वानां जनानां आनंदयति निखिलानंद प्रणाली पुण्यति चराचरम च रमयति इदानी वर्णम अत्यधिक सत्य विदिते उल्लासलय उत्साह च सर्वतः समाज्यम राजते स्वच्छता एवं दृश्यते पारित। तो दोस्तों ये पूरा गद्यांश जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पेपर मिला हुआ तो आप लोग पढ़ लिए होंगे। और उसके बाद दोस्तों अब इस गद्यांश के ऊपर आपको जो है संस्कृत गद्यांश के ऊपर आपको जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दधानम इत्यस्मिन् पदे क प्रत्यय। तो दोस्तों इसमें आपको जो प्रत्यय हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सानचा जो है ये आपका दधानम में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला दोस्तों अब इस गद्यांश के ऊपर सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखितेषु चतस्री कस शब्द से क पर्यायवाची। तो दोस्तों मतलब इसमें जो है पर्यायवाची क्या है, तो पर्यायवाची है आपका मधुप। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा जो है ये आपका राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गद्यांश के ऊपर आपका तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि अत्र कस्य स्वागतम क्रियते।
अत्र क से स्वागतम क्रियते दोस्तों वसंत, वसंत से आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गद्यांश में पूरा ये गद्यांश में पूरा स्पष्ट रूप से दिया गया है। बस गद्यांश एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद से फटाफट आंसर आपको मिलता जाएगा। निम्नलिखितेषु कर्मवाच्यस्य किम उदाहरणम, तो दोस्तों इसमें आपका कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है, ये है आपका दृश्यते। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश के ऊपर आपका पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखितेषु की पदम विशेषण रूपेण प्रयुज्यते, तो दोस्तों इसमें आपका पश्यंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पश्यंत राइट आंसर, ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश के ऊपर आपका अगला छठवां प्रश्न पूछ रहा है कि पुष्पा नाम उपरी के गुजंती, पुष्पा नाम उपरी के गुजंती दोस्तों भ्रमरा गुजंती। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पे भ्रमरा जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भ्रमर जो है वो गूंज रहे हैं। अगला सातवां प्रश्न है कि पक्षिणा मधुर कुजनम कीदृशम भवति, तो दोस्तों पक्षिणा मधुर कुजनम कीदृशम भवति जो है ये आपका सुखदम भवति। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पे सुखदम भवति राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश में दिया हुआ है, गद्यांश एक बार बस पढ़ लेंगे आपको आंसर फटाफट मिलता जाएगा। अगला आठवां प्रश्न है कि जले कानी विकसितानी भवंती, तो दोस्तों जले कानी जो है ये आपको कमलानी। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से एक और गद्यांश को आपको पढ़ना है। यहाँ से देखिए एक गद्यांश और दिया गया है। अब इस गद्यांश को फिर से पढ़ना है और इसमें से आपको आंसर बताना है। संस्कृत भाषा भारतवर्ष संस्कार भाषा एतस्या अनेकासु विशेषतासु इयम अन्यतां विशेषता यत अस्था बार्डिने विद्यमाना सुत्यम अभ्युदय प्रयन्ति अतः एवं यवयं भारत प्रशासनस्य विभिन्नेषु विभागेषु आदर्शवाक्यरूपेण एतांसां प्रयोगं पश्याम। यदि वयं भारतशासने राजचिह्नं पश्याम तत्र सत्यमेव जयते इत्येषः संस्कृत पदांश लिखितः अस्ति। दोस्तों ये गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ। इस गद्यांश को ऐसे आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो दोस्तों अब ये गद्यांश पूरा पढ़ लीजिएगा। गद्यांश पढ़ने के बाद से आपको यहाँ पे फिर से प्रश्न पूछा जा रहा है संस्कृत भाषा में। गद्यांशे प्रयुक्त से अश्रुते पदस्य निम्नलिखितेषु को अर्थ, मतलब इसमें जो अश्रुते जो है शब्द है इसका क्या अर्थ है, इसका मतलब है प्रापोन्नति। ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहाँ पे प्रापोन्नति राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब गद्यांश के ऊपर आपका अगला प्रश्न जो है वो पूछ रहा है कि पश्यत इतस्य पदस्य निर्वचनम किम अस्ति, तो दोस्तों यह आपका दृश्य धातु लोट लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन है। दोस्तों मतलब पश्य जो शब्द है ये किस लोट धातु का, किस लकार का, किस पुरुष का और क्या है, तो दोस्तों ये है आपका दृश्य धातु लोट लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 11वां प्रश्न है कि लोकसभाध्यक्ष आसने किम उल्लिखितम अस्ति, तो दोस्तों लोकसभाध्यक्ष जो है वो आपका धर्मचक्र प्रवर्तनाय। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश के ऊपर अगला 12वां प्रश्न है का से विभागस्य कार्य अर्हनीश चलती, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका चौथा डाक तार विभागस्य। गद्यांश के ऊपर आपका अगला प्रश्न योग कर्मसु कौशलम वाक्यम इदम कस्मादम ग्रंथाद गृहीतम, राइट आंसर हो जाएगा आपका भगवत गीता है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पर भगवत गीता है राइट आंसर हो जाएगा। अगला 14वां प्रश्न है लोकसभाया अत्र का विभक्ति की वचनम, दोस्तों लोकसभा में जो है वो क्या है, तो दोस्तों इसमें है आपका षष्ठी विभक्ति और एक वचन है। ऑप्शन नंबर चौथा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट गद्यांश के ऊपर अगला 15वां प्रश्न है कि वयम आदर्श वाक्य रूपेण कस्य प्रयोगम पश्याम, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुक्ति नाम। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सुक्ति नाम राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से संस्कृत पेडागोजी चालू हो रहा है। निम्नलिखितेषु किम उत्तम पाठ्य पुस्तकस्य तत्वपूर्ण मानदंड नास्ति, तो दोस्तों यह आपका मुद्रम च बंधनम यानी कि बाइंडिंग जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट अगला दोस्तों 17वां प्रश्न काचिद अध्यापिक लखनऊ इतिसिम विषय पाठम पाठयति यदा छात्रा मुपट्टनम समापनुवन्ति तदा सा छात्रान् निम्नलिखितान् प्रश्नान् पृच्छति, तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये आपका अर्थात कालांतरित प्रश्न यानी कि इंटरवेंशनल। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पे जो है वो करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 18वां प्रश्न है कि भाषा
अधिग्रहण भाषा अधिग्रहण से अर्थ अस्ति। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, अनौपचारिक परिवेशे अचेतन रूपे अप्रयासम भाषा शिक्षणम। अगला 19वां प्रश्न है, निम्नलिखितेषु मूक पठन से क लाभ नास्ति। दोस्तों यानी कि मतलब मन में पढ़ना किस तरीके से जो है वो लाभ देता है, तो ये क्या है आपका, इदम छात्रान संकोच लज्जाशीलता तो दूरी करोति। ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है आपको राइट आंसर, पहला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित ते कथने पठत तदा समुचित विकल्प चुनत। यानी कि पहले कथन को पढ़िए, उसके बाद सही विकल्प को चुनिए। कथन कराए कि मूल्यांकन से सहयोगिता सब स्किल पक्षे सहायता क्षेत्रम ज्ञानतु अध्यापक से अंतर्ज्ञान परिलक्ष्यते। तर्क दे रहा है कि लेखन से तथा श्रवणस्य परीक्षण सहयोगितासु विभाज इंतु तथा संयुक्त भाषण परीक्षणे अन्य पूरिति शक्यते। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वो आपका सही व्याख्या नहीं कर रहा है ए की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा जो है वो आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 21वां प्रश्न कह रहा है कि छात्रेषु शब्द संग्रह से विकासाय का सर्वोपयुक्ता पद्धति भवितुम शक्यते। दोस्तों दत्त प्रकरणे नवीन शब्दानाम अर्थानुमान। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला 22वां प्रश्न कह रहा है, 22वां प्रश्न कह रहा है कि कचिद अध्यापक कचिद शब्दान स्पष्टतया श्यामपटले लिखति छात्रास्तान स्वलेखन पुस्तिकायां लिखन्ति वर्तनी शिक्षण प्रविधिषु निम्नलिखितेषु कह प्रविधि सर्वोत्तमस्ति। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्रतिलेखन विधि है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन मेथड इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला 23वां प्रश्न है कि बहुभाषीयता संसाधन रूपे प्रयुक्तवा यतः। बहुभाषिकता को हम संसाधन के रूप में कैसे देखते हैं, तो ये देखते हैं प्रत्येकम बालकम सुरक्षित स्वीकृत मान्यते। दोस्तों ऑप्शन आपका तीसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला 24वां प्रश्न है कि कचिद अध्यापक अर्थ पाठ्यम उच्च स्वरणे पठति तदा स समूह बदनाम छात्रान स्वयं समापयतु कथ्यति एषः कीदृशः प्रयोगः। दोस्तों ये क्या है, ये अनुभवात्मक प्रयोग है। ऑप्शन नंबर का पहला पे अनुभव पर आधारित प्रयोग। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला 25वां प्रश्न पूछ रहा है कि भाषायाम परीक्षा प्रारूप निर्माण काले निम्नलिखितेषु किम कार्यम आवश्यकतम नास्ति। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विविध लेखन शैलियाम प्रयोगम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला 26वां प्रश्न है कक्षायाम कथा श्रवणम पुनः पुनः भविष्यतः यतः। दोस्तों ये क्या है, समग्रतया भाषा प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर का तीसरा यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 27वां प्रश्न पूछ रहा है कि काचिद अध्यापिका पश्यति यत केचन छात्रा भाषा अनुच्छेदना विस्तृत व्याख्यां तथा वाक्य संरचनाम अवगंतु काठिन्यम अनुभवन्ति तदा सा तेभ्य उत्तम शब्द संग्रहणं ददाति एवं वाक्य रचनायां कौशल पूर्वकम अभ्यासम कार्यति। कच्चितकाल पश्चात सा छात्राणां काठिन्यम दूरीकर्तुं सक्षमा आसीत्। सा किदंसी मूल्यांकन पद्धति प्रयुक्तवर्ती। दोस्तों इसमें कौन सी मूल्यांकन पद्धति जो है वो प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ आपका निदानात्मक प्रणाली, यानी कि इसको निदानात्मक यानी कि डायग्नोस्टिक मेथड कहते हैं, निदानात्मक प्रणाली। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे निदानात्मक पद्धति राइट आंसर हो जाएगा। अगला 28वां प्रश्न कर रहा है कि काचिद अध्यापिका पंचमी कक्षा स्वछात्राणां खड्वाक्यानां लघु परिच्छेदम द्विवारं श्रोतुं कथयति तदा सा तान् चतुर्णा समूहेषु ततं परिच्छेदं पुनः लेखितुं कथयति। सा कथयति यत् ते तं परिच्छेदं यथासंभवं निकटतम लिखन्तु साक्वन्तु परिच्छेदस्य वाक्यानि मूलरूपे भवन्तु इति न आवश्यकम् इदं कार्यं की कथ्यते। दोस्तों ये हो रहा है आपका परिच्छेदम श्रुत लेखनम। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा परिच्छेदस्य श्रुत लेखनम। अगला 29वां प्रश्न कह रहा है कि कचिद बालक भाषा शिक्षणे निम्नलिखिता कठिनाता अनुभूतो दृश्यते। दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला वाचन वैकल्प, यानी इसको डिसलेक्सिया, यानी कि जो बालक पढ़ने में दिक्कत होता है इसको क्या है, डिसलेक्सिया की बीमारी है। ऑप्शन नंबर आपका पहला डिसलेक्सिया वाचन वैकल्प राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
तीसवां और आखिरी प्रश्न है संस्कृत भाषा में सेकंड लैंग्वेज में कि आंग्ल भाषायाम अध्यापन विधि विषयकानि निम्नलिखित कथानि पठत। ए अयम विधि पद्धति प्रथमं जर्मनी देशे प्रारब्ध। बी आंग्ल भाषां पाठितु अयम विधि यूरोपे भूयसः प्रयुक्तः। सी अध्यापनस्य मूलमात्रकं शब्दः अस्ति न वाक्यं। डी विषय सामग्री मानक प्रारूपे श्रेणीबद्धा क्रियते। ई प्रगतिपदानि औपचारिकतायाः क्रियातं प्रति गच्छन्ति। एफ सूक्तिज्ञानं फ्रेजोलॉजी व्याख्यायां सम्यक् समावेष्टुं शक्यते। एता विशेषता निम्नलिखितेषु कस्मिन् अभिव्यक्ता भवन्ति। दोस्तों इसमें आपका ये व्याकरण अनुवाद विधि पर आधारित है। ऑप्शन नंबर चौथा आपका व्याकरण अनुवाद विधि राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मित्रों इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में सीटेट 27 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था ऑनलाइन पेपर फर्स्ट प्राथमिक स्तर का प्राइमरी स्तर का, उस पेपर में जो सभी 150 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी 150 प्रश्नों को हम लोगों ने इस वीडियो में लाइव उसका आंसर देखा है और हल भी किया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको आने वाले जो भी सीटेट 2022-23 की परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा, क्योंकि दोस्तों ये पहली बार सीटेट का ऑनलाइन पेपर हुआ है इस बार दिसंबर 2021 वाला। हालांकि सीटेट 2021 जो जनवरी वाला पेपर हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, लेकिन सीटेट दिसंबर वाला पेपर जो है वो ऑनलाइन पहली बार शुरुआत किया गया है। और ये ऑनलाइन पेपर आप लोगों को मैंने पूरा इस वीडियो में बताया है, पूरा 150 प्रश्न हल कराया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होगा 2022-23 की परीक्षा के लिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो निवेदन करूंगा कि वीडियो को अपने मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि इस वीडियो से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके, उन लोगों को पता चल सके कि सीटेट का ऑनलाइन पेपर पहली बार जो हुआ था वो किस तरीके से हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे प्रश्न पूछे गए थे, कितने नंबर के प्रश्न पूछे गए थे, क्या सिलेबस था, क्या पैटर्न था, और साथ ही साथ कितने पेडागोजी के प्रश्न पूछे गए थे, कितने सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे गए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है एक पेपर को एक वीडियो को देख लेने से एक नए विद्यार्थी को सब कुछ समझ में आ जाएगा और बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में या फिर कुछ भी आप लोगों को शंका हो, कुछ डाउट हो, पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों।